हेलो फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई सारे टॉपिक हैं। जैसे आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है और 4 एस्ट्रोनॉट चांद की ओर पहुंच रहे हैं। तो क्या है ये, उसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को नेवी में शामिल किया गया है। भारत की तीसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी वो नौसेना में शामिल हो गई है, उसका नाम क्या है, क्या खासियत है। किस देश ने रक्षा बजट को 42% बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव रखा है। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है। कचरा प्रबंधन जो बेहतर कर रहे हैं शहर, उनकी लिस्ट बनाई है 20 शहरों की दुनिया भर के यूनाइटेड नेशंस में। तो उसमें भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। किसकी अगुवाई में होर्मुज स्ट्रेट संकट से निपटने के लिए वर्चुअल मीटिंग हुई और जिसमें भारतीय विदेश सचिव ने भी हिस्सा लिया है। और भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे क्वेश्चंस आंसर के जरिए। शुरू करते हैं दोस्तों, और मैं हूं सन्मय प्रकाश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज और साथ में शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 5 अप्रैल यानी संडे को सुबह 9 बजे से मैराथन वीडियो आ रहा है। जनवरी से लेकर मार्च तक का वो जरूर देखिएगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज पर। तो शुरू करते हैं और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। क्या नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य क्या है। क्या है लक्ष्य? आंसर होगा चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला मानव मिशन है। ठीक है, लॉन्चिंग कब हुई है इसकी? आर्टेमिस 2 वो मिशन लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक। हालांकि ये 1-2 साल पहले होने वाला था, लेकिन टेक्निकल वजहों से लगातार टल रहा था और आखिरकार अमेरिका का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से ये 4 एस्ट्रोनॉट्स ये वहाँ से रवाना हुए। और लॉन्च व्हीकल जो है ना वो ये देख रहे हैं आप, इसका नाम क्या है? ये है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS। उस रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली ये रॉकेट है जो देख रहे हैं आप, उड़ान भर रहा है। और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है जो आगे जाकर अलग हो गया इस रॉकेट से इस तरीके से, और स्पेस क्राफ्ट जो है ना वो चांद की ओर अब निकल चुका है। उसका नाम है ओरियन। ओरियन कैप्सूल है, उसका यूज किया गया है। आर्टेमिस का नाम क्या होता, मतलब उसका मतलब क्या हुआ ये जो नाम रखा गया है? देखिए, यूनानी जो पौराणिक कथाएं हैं, ग्रीक मैथोलॉजी है, उसमें यूनानी देवताओं में चंद्रमा की देवी वो आर्टेमिस होती हैं। तो उन्हीं के नाम पर ये है। अगर हम देखेंगे इस मिशन की अवधि क्या है, तो लगभग 10 दिनों का ये मिशन है। होना क्या है, अगर इस आप एनिमेशन में आप देखेंगे कि जो आर्टेमिस मिशन है वो यहाँ से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते ऑर्बिट से हल्का सा धक्का देगा और वो चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा। ओके, तो चांद के ऑर्बिट में जाकर और चक्कर लगाकर एक और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाना है इसको। और यही है आर्टेमिस 2 मिशन। ठीक है, तो ये है। और ये वहां पर जाकर बस वहां लैंडिंग नहीं करनी है, वापस लौटकर पृथ्वी पर ही आ जाना है। 10 दिनों का है। ओके, और ये चंद्रमा के जो सुदूर हिस्से हैं और उसके ऊपर से गुजरेगा करीब कितना, 7,400 से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ये गुजरेगा वहां पर। ठीक है, तो कौन कौन है इसमें अगर हम देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स, ये चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं। उनमें रीड वाइसमैन है, अमेरिकी नौसेना के अनुभवी पायलट हैं। विक्टर ग्लोवर हैं, चंद्रमा की यात्रा करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी हो गए हैं अब ये वाले। ठीक है, और कौन है? क्रिस्टीना कोच, चंद्रमा के मिशन पर जाने वाली पहली महिला, ये भी नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टीना कोच। और चौथे व्यक्ति का नाम है जेरेमी हैंसन, कनाडा के अंतरिक्ष यात्री हैं और चंद्रमा की कक्षा में जाने वाले वो पहले गैर अमेरिकी होंगे। ओके, तो ये चारों हैं। और वहाँ के अंदर का जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं, इस तरीके का सब बैठे हैं वहीं पर। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भविष्य की नींव रखना। ठीक है, और जाते समय ये पृथ्वी का जो फोटोग्राफ है उन लोगों ने खींचा है और नासा को भेजा है। मिशन इसका उद्देश्य ये कि भविष्य में जो आर्टेमिस 3 मिशन है जिसमें यह है कि चांद पर लैंडिंग होगी, उसका एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है। ठीक है, अभी तो जाकर एक चक्कर लगा के आना है, तो ये रिहर्सल है। ओके, तो एक तरह से
देखा जा रहा है कि हम जो अगली बार ये जो मानव जो जाएगा चांद पर, तो क्या असर होगा, कैसे जाना है, उतरना है, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं मानव को अंतरिक्ष, मतलब अंतरिक्ष में क्या कहे, चांद पर गए हुए। 50 साल से ज्यादा वक्त के बाद आ, पृथ्वी से कोई मनुष्य वहां पर पहुंचेगा, तो उससे पहले की ये तैयारी है। ठीक है, इसलिए बस एक चक्कर लगाकर और वापस आ जाना है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि रेडिएशन और जो हाई टेम्परेचर होते हैं उसमें कैसे मनुष्य जो है सुरक्षित रह सकते हैं। ओके, अब सवाल होगा कि आखिर 50 वर्ष बाद ही क्यों, अभी क्यों इसको लॉन्च किया गया है और ये मिशन चला गया। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अपोलो 17 जो मिशन था 1972 में, उसके बाद से मानव जो है वो चांद पर नहीं गया है और अब फिर से भेजा जा रहा है। तकनीकी विकास अब बहुत कुछ हो चुका है। अब हमारे पास आधुनिक कंप्यूटिंग सिस्टम है, 3D प्रिंटिंग है और बहुत सारी मतलब ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी प्रणाली है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो मिशन था ना अपोलो मिशन, वो केवल मनुष्य के वहां जाने और वापस आने का मिशन था। ठीक है, अब आर्टेमिस का लक्ष्य कहीं ज्यादा है। मतलब कि क्या है, वहां पर जाकर अस्थायी रूप से हमें जगह बनानी है, बेस कैंप बनाना है, मनुष्यों को संसाधन खोजने हैं कि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव हैं वहां पर जो बर्फ है उस पानी से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए, और उस पानी को तोड़कर जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ऑक्सीजन हम लोगों के लिए यानी मनुष्यों के लिए सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बात है कि ये जो चंद्रमा है वहां से मतलब एक तरह से उसको एक स्टेप मान लीजिए कि चंद्रमा मंगल पर जाने के लिए पहले चंद्रमा पे आए और चंद्रमा से फिर मंगल की ओर निकल लिए। ओके, तो एक तरह से गेटवे का काम करेगा। लेकिन बहुत सारे चुनौतियां भी है, रेडिएशन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाने के पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको हानिकारक ब्रह्मांडीय जो किरणें हैं, रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो वो कितना है, उस अभी जो मिशन जा रहा है वो सब कैलकुलेट करेगा। ओके, हीट शील्ड मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर ओरियन की जो गति होगी बहुत ज़्यादा होगी, घर्षण होगा। तो ये सब चीज़ें, हालांकि इसके बारे में तो पता है कि जब वहां से लौटते हैं तो उस वक्त कैसे सेफ रखना है। लेकिन अगर देखेंगे कि अब चूंकि इतनी बात हो गई है तो चांद पर अभी तक जो वहां पर मिशन हुए हैं मानव से संबंधित, उसकी अगर चर्चा कर लें, सबसे पहले 1968 में अपोलो 8 था। वो जो ना चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव मिशन था। लैंडिंग नहीं हुई थी, बस जैसे अभी जो आर्टेमिस 2 मिशन है जो जाके एक चक्कर लगा के आना है वैसा ही था। फिर 1969 में अपोलो 10 मिशन लॉन्च किया गया था। उसमें चंद्रमा पर उतरने का अंतिम अभ्यास किया गया था, फ्लाई बाई किया गया था। ओके, लेकिन उस समय भी उतरा नहीं गया था। फिर 1969 में अपोलो 11 था, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन वो चांद पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। फिर उसके बाद 1969 में अपोलो 12 गया था, दूसरी बार सफल लैंडिंग हुई थी। फिर 71 में अपोलो 14 था, वैज्ञानिक प्रयोग किए गए थे वहां पर। फिर 1971 में अपोलो 15 था, पहली बार लूनर रोवर उसका उपयोग किया गया था वहां। और फिर ये और भी चीजें हुई थी लगातार। ठीक है, तो ये 72 के बाद से मानव मिशन जो है ना वो नहीं हुआ था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया। अब ये आर्टेमिस मिशन जो है ना सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आप ये जानिए कि 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया था। उसमें यह था कि एक मानव रहित, यानी उसमें मनुष्य नहीं होंगे, और वो परीक्षण उड़ान होगी जो SLS रॉकेट है, ओरियन कैप्सूल है, वो वहां पहुंचा था और चक्कर लगा के आ गया था। ठीक है, अब लॉन्च किया गया क्या, आर्टेमिस 2 2026 में अप्रैल में, और ये चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला ये मानव मिशन होगा आर्टेमिस अभियान के तहत। ठीक है, इससे पहले तो चंद्रमा पर मनुष्य जा चुके हैं।
तो ये सब चीज़ें जांच करेगा कि वहाँ जो अगला मिशन होने वाला है, यानी आर्टेमिस 3 जो मिशन होने वाला है, ये संभावित है 2027 में। तो इसके लिए तैयारी है अभी। आर्टेमिस 3 जो मिशन होगा उसमें क्या होगा, चंद्रमा की कक्षा में मतलब वहां पर परीक्षण करके और लैंडिंग की नींव रखा जाएगा संभावित 2027 में। ठीक है, कि वहां पर लैंडिंग हो सके इसके लिए। और उसके बाद फिर आर्टेमिस 4 मिशन होगा, उसके तहत वहां चंद्रमा पर मतलब कोई मनुष्य वहां उतरेगा। ठीक है, ये लंबी कड़ी देख रहे हैं आप 2028 में। फिर आर्टेमिस 5 मिशन होने वाला है, इसमें वहां पर वाहन वगैरह भेजे जाएंगे ताकि चांद पर चल सकें, वहां जा सके, आ सके, और वहां अस्थाई आधार बनाने, मतलब बेस बनाने की एक शुरुआत करने की कोशिश होगी। फिर आने वाला है अन्य आर्टेमिस 6 से 11 के बीच में। उसमें जो मिशन होने वाला है बहुत तगड़ा मिशन होने वाला है। उसमें यह है कि चांद पर वहां बेस बनाना है, वहां वहीं के संसाधन से, वहीं के खनिज से रहने की व्यवस्था हो सके। ठीक है, पृथ्वी से चांद पे गए और चांद से फिर वहां से आगे बढ़कर और मंगल ग्रह की ओर पहुंच गए। तो ये जो आर्टेमिस मिशन है उसका मूल जो उद्देश्य अगर आप कहेंगे वो यही है कि वहां चांद पर एक बेस बनाना और उस बेस का इस्तेमाल करते हुए मंगल ग्रह तक पहुंचना। ये है आर्टेमिस का मुख्य उद्देश्य। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ओके, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के इस वीडियो जरूर। और पहली बार अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी उसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है प्रोजेक्ट 17A, यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा। और ये किस क्लास का है ये युद्धपोत? तो नीलगिरी क्लास का युद्धपोत हम कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये मेरे बगल में फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। 3 अप्रैल की बात है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ और इसको इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया। ये युद्धपोत जो आप देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? आईएनएस तारागिरी को। ठीक है, ये वॉरशिप है, फ्रिगेट है। ओके, मतलब ये जो है ना, जैसे इससे पहले मैंने करंट फोर्स वीडियो में आपको बताया था शैलो वाटरक्राफ्ट, उससे ये बड़ा है। ये थोड़े गहरे पानी में चलता है और इसमें सुपरसोनिक मिसाइलें लगी हैं, MF स्टार रडार लगा हुआ है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस लगे हुए हैं और बहुत कुछ है। ये एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पिडो से लैस है। ओके, और खास बात है कि स्टेल्थ है। स्टेल्थ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पकड़ना, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये बनाया गया है प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत। ओके, और ये चौथा वॉरशिप है नीलगिरी क्लास का इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, टोटल जो है ना 7 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाने हैं और ये चौथा वॉरशिप है ये। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, खासियत इसकी यही है कि ये लगभग 3510 टन का है, लंबाई इसकी 149 मीटर है, चौड़ाई 17.8 मीटर है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता है, दुश्मन की जो गतिविधि है पहले ही पकड़ लेता है, हवा, पानी और पनडुब्बी तीनों से लड़ने में ये सक्षम है। ठीक है, और इसका 75% हिस्सा स्वदेशी रूप से ही इसका निर्माण किया गया है भारत में। ओके, तो ये इंजन मतलब जो है ना इसका गैस और डीजल दोनों से चलता है ये। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा जो है ना वो फ्रिगेट बनाने का पूरा प्रोजेक्ट है और इसको 2019 में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के निर्माण के तहत इसको बनाया जा रहा है और 2 कंपनियां कर रही हैं निर्माण। एक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में और दूसरा है जो कोलकाता में है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उसके द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट 17A है, अल्फा है और इसका जो पहला स्टेल्थ शिप था, वॉरशिप था, वो उसका नाम था नीलगिरी, इसलिए हम इसको नीलगिरी क्लास कहते हैं। पहला जो शिप था
उसको 2019 में लॉन्च किया गया था। ये सब हिमालय की जो पहाड़ी श्रृंखला है उन सब के नाम पर रखा गया है, जैसे नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, तो ये सब चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी न्यूक्लियर से संचालित सबमरीन या पनडुब्बी कहिए तो उसका नाम बताएं जो नौसेना में शामिल हुई। आंसर होगा आईएनएस अरिदमन नाम है इसका। ठीक है, आईएनएस अरिदमन, और ये न्यूज भी आप देख रहे हैं। तो ये जो है पनडुब्बी जो न्यूक्लियर से संचालित है, इसका जलावतरण जो है ना, यानी पानी में जो उतारा गया, गुप्त रखा गया। क्यों? क्योंकि ये जो पनडुब्बी है वो न्यूक्लियर इंजन से चलती है। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें लगे हुए। कोई भी आधिकारिक इस पर बहुत ज्यादा बयान नहीं जारी किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक संक्षिप्त पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, लिखा शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन, अरिदमन के बारे में। ओके, देखिए भारत के पास में 3 परमाणु पनडुब्बियां जो है ना अब हो गई हैं, टोटल 3 है। ओके, तो ये 26 में एक है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, और ये अभी वाला जो है ना वो अरिदमन है, आईएनएस अरिदमन। और फिर एक और पनडुब्बी वो भी आनी है, बननी है। ओके, तो अभी भारत के पास टोटल 3 जो है ना वो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो चलने वाला पनडुब्बी है वो हो गया है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। क्यों न्यूक्लियर से चलने वाले पनडुब्बी चाहिए? देखिए फर्क है, डीजल इंजन वाला पनडुब्बी होती है, और एक होता है कौन, एक होता है जो कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला होता है। न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो है ना वो आवाज नहीं करता है, उसका कंपन नहीं होता है, वो चुपचाप बिल्कुल छिपते हुए आगे बढ़ जाता है। दुश्मन के इलाके में रहेगा लेकिन पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप डीजल इंजन वाला आप लगाएंगे, पनडुब्बी ले जाएंगे, तो उसकी एक कंपन होती है, उसका जो इंजन चलता है तो उससे कंपन होती है, कंपन होती है, तो फिर पता लगाया जा सकता है कि कुछ नीचे है, और कहाँ पर है ये उसका पता लगाया जा सकता है। दूसरी एक और बात है कि डीजल इंजन वाला जो है ना उसको, क्योंकि उसमें जो गैसेस बन रही हैं, इंजन चल रहा है, उसको भी बाहर निकालना है और ताज़ा हवा चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक बार नीचे चले गए तो मनुष्यों के लिए, जो इसमें लोग हैं, जो सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, बस उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। बाकी तो न्यूक्लियर इंजन चल रहा है, वो न्यूक्लियर से चल रहा है। ओके, तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब आईएनएस अरिदमन जो सबमरीन है उसके बारे में जाने। इसको सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी कहेंगे। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डर सेंटर, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। इसका वजन करीब करीब 6000 टन है, यानी 60,000 क्विंटल। पूरी तरह से जलमग्न होने पर इसका वजन बढ़ जाता है, 7000 टन हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी भी आ जाता है। ठीक है, कुछ और पानी के भीतर ये 44 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल सकता है। ओके, तो ये बेहतर है। और इसमें K-15, K-4 जैसी घातक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो गोपनीय हैं, वो सब इसमें लैस है। और 95 से 100 स्टाफ होता है इसको चलाने वाला। और इसमें जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर लगा हुआ है वो 83 मेगावाट की क्षमता का है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है, और वो क्या है यहाँ, हाँ, किस देश ने अपने रक्षा बजट में 42% की वृद्धि करके 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव अपनी संसद को भेजा, यानी अपनी कांग्रेस को, जिससे दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू होने की आशंका जताई जा रही है? आंसर क्या होगा? यूएसए। ठीक है, आप देखिए कि जो अभी युद्ध चल रहा है, ईरान वॉर चल रहा है, अमेरिका फंसा हुआ है, और ऐसे समय में अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो अपने जो रक्षा बजट है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने का उसने प्लान बना लिया है, और अपना पूरा बजट वहाँ जो कांग्रेस है, जो संसद को कांग्रेस कहते हैं, उसको भेजा गया है। फिलहाल अगर देखेंगे तो अमेरिका का जो रक्षा बजट, डिफेंस बजट, वो 839 बिलियन डॉलर के आसपास का है। और अब
42% ज़्यादा करने का प्लान रखा हुआ है। और इससे क्या होगा, इससे जो पूरी दुनिया के जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़े बदलाव का संकेत देखने को मिल रहा है। ये केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो सुरक्षा ढांचा है उस सबको बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 42% की बढ़ोतरी है। तो इससे क्या होगा, दुनिया के जो बाकी देश हैं जैसे चीन है, रूस है, उनमें कंपटीशन बढ़ेगा कि हमें भी अपना जो रक्षा बजट है वो और बढ़ाना चाहिए। अगर उधर चीन ने बढ़ाया तो फिर भारत को भी मजबूरन अपनी व्यवस्था और टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर चीन से कभी भी जो है टकराव हो सकता है, पहले भी हो चुका है, गलवान वाला हो चुका है। तो मामला कभी भी कुछ भी रूप ले सकता है। ऐसे में क्या है, बहुत आगे समस्याएं पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। और एक शब्द कहा गया है क्या, कि गन बना वाटर, गन वर्सेस बटर। मतलब कि यह बहस अमेरिका में चल रही है कि जो, अब देखिए, चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका ही क्यों ना हो, खुद वो डॉलर छापता है, लेकिन फिर भी उसका एक अपना बजट है ना, उसके भी खर्च करने की सीमा है। तो इतना ज्यादा जो बढ़ा रहा है खर्चा, ऐसे में क्या है, ये बाकी तो कहीं ना कहीं से कटौती करनी पड़ेगी। तो उसने स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब से कटौती करने का पूरा फैसला कर लिया है। आप देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन सब से भारी कटौती करके और डिफेंस में लगा रहा है। उसका ये कहना है अमेरिका का कि चूंकि ईरान के साथ वॉर में बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों का नुकसान हुआ है, और ऐसे में अब हथियार उसके पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अब चुनौतियां उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए कि ईरान में जो अपने बदमाशी में जाके वहां लड़ गए, ठीक है, ट्रंप, अब मांग रहे हैं मदद यूरोपीय देशों से। यूरोपीय देश कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि ये तो आपका युद्ध है, आप लड़ो। क्यों? क्योंकि तमाम देशों को पहले ही धमका चुके हैं, अलग अलग ग्रीनलैंड पर खरीद कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हर देश को धमका चुके हैं, तो कोई साथ आया नहीं। और ऐसे में इस युद्ध में, इसराइल के बहकावे में ट्रंप ने काफी नुकसान कर लिया है। नुकसान तो ईरान का हुआ है, वो तो मरने को बैठा हुआ है कि हमको शहीद का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन काफी नुकसान ट्रंप को हुआ। और ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि बजट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आप तुलना करेंगे दूसरे देशों के बजट की, जैसे अमेरिका का बजट 1.5 ट्रिलियन होने जा रहा है, चाइना का बजट 300 से 350 बिलियन डॉलर का है। अब वो भी अपने बजट को बढ़ाएगा, मतलब इसके बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन काफी कुछ बढ़ाने की कोशिश करेगा टेक्नोलॉजी में। अब वो देख रहा है कि अमेरिका कहाँ कहाँ जो है पीछे पड़ रहा है। रूस, उसे भी अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। पहले ही से रूस जो है ना वो परेशान है यूक्रेन युद्ध के वजह से, यूक्रेन युद्ध रुक नहीं पा रहा है, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। भारत पर असर भी पड़ेगा। अभी 75 से 85 बिलियन डॉलर के आसपास का अपना रक्षा बजट है। तो ये सब जो है ना, पूरी स्थिति पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये मुद्दा था। और हाँ, आपको बताऊं कि इसका टोटल पीडीएफ जो है ना वो अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप है, दूसरा स्पीसेस मेंबरशिप है। ठीक है, ऑफर जो है ना वो भी लगातार चल ही रहा है, 2-3 दिनों में शायद ये समाप्त हो जाएगा। तो मात्र 99 रुपीज़ में आप अपने करंट फोर्स को बहुत मजबूत कर सकते हैं। इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे, करंट फोर्स का अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा, पीडीएफ वीडियो मॉक टेस्ट होगा। पीडीएफ कई तरीके को होंगे, वन लाइनर, एमसीक्यू, डिटेल नोट्स भी होगा, और वीडियो के लिंक भी होंगे जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कंटेंट। ओके, और ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ होगा। ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो देख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य का सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। लोगों में लैंड माइंस की वजह से जो पैदा हुए खतरे हैं उन सब के प्रति जागरूक करने के लिए ये है, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित है। तो इसलिए दिवस मैं बताता हूँ, जो भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो घोषित है वो जरूर बताता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन कि उच्चराल न्याम ओसेर ओसोर, तो ये किस देश के
अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आंसर का मंगोलिया, मंगोलिया की संसद ने इनको नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। मंगोलिया कहां पर है, मैप के जरिए भी चीजों को समझ लीजिए। प्यारा भारत है अपना, और इधर है चाइना, देख रहे हैं आप, ठीक है, और ये रशिया है, ठीक है, ये चाइना है, और रशिया चाइना के बीच में ये वाला जो हिस्सा देखना ना है, ये है मंगोलिया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खानागिन सुरेल सुख, और नए प्राइम मिनिस्टर वो तो बन गए हैं, उनका नाम क्या है, उचराल न्यांग ओसोर। ओके, तो ये मंगोलिया है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटार। ओके, भाषा यहाँ पर मंगोलियाई बोली जाती है, और पड़ोसी देश इसके रूस और चीन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की पुलिस बल को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है। आंसर को ओडिशा पुलिस, ठीक है, तो उसे ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड जो होता है वो से सम्मानित किया गया है। ओके, तो 1 अप्रैल को ओडिशा के 90वें पुलिस स्थापना दिवस पर ये सम्मान मिला है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये प्रेस्टिजियस ये अवार्ड होता है जो किसी पुलिस या फिर अर्धसैनिक बल इन सबको दिया जाता है हर साल। तो इस बार देख रहे हैं हम कि ओडिशा पुलिस को ये सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2026 में घोषित 20 सिटी टुवर्ड्स जीरो वेस्ट, उस लिस्ट में शामिल होना भारत का एकमात्र शहर कौन है। आंसर हो वर्कला। वर्कला कहाँ है, केरल में स्थित है वर्कला, और ये देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यूनाइटेड नेशंस ने मतलब दुनिया के चुनिंदा 20 शहरों की घोषणा की है, जो क्या है, जो कचरा प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें बहुत बढ़िया काम किया। जीरो वेस्ट की दिशा में उभर कर मतलब रोल मॉडल बने हैं दुनिया के लिए शहर 20। तो उसी 20 शहरों में एक शहर भारत का भी है, और ये है वर्कला, भारत का। ठीक है, ये केरल का तटीय शहर है, और इसका मतलब ये हुआ अब इस लिस्ट में कि यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दिया है कि कचरा कम करने और उसको कैसे खुद ही रिसाइकिल कर सकते हैं, इन सब में बेहतर शहर ये है। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, किसकी अगुवाई में हॉर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर वर्चुअल इमरजेंसी मीटिंग हुई अप्रैल में, जिसमें भारतीय विदेश सचिव उन्होंने हिस्सा लिया, विक्रम मिस्री ने। आंसर का ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा ये आयोजित किया गया था। और ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको खोलने के लिए कोई सेना तैनात करने की बात कही गई हो, इसमें यही बात हुई, सब ने मिलजुल कर यही तय किया। अमेरिका को बुलाया गया था, अमेरिका पहुंचा नहीं, मीटिंग में नहीं आया, वर्चुअल मीटिंग थी इसके बावजूद। तो इसमें भारत ने भी यही बात कही, और दुनिया भर से जो संदेश यही गया कि इसको जो है ना वो बातचीत के जरिए समाधान किया गया जाए, ईरान से बातचीत की जाए, ठीक है, कूटनीतिक समाधान निकाला जाए, और ये बहुत जरूरी है। इसमें सेना को इन्वॉल्व ना किया जाए, इसमें यही बात हुई है। और इसके बाद से असर देखने को मिला है। जैसे ईरान ने यह कहा है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, लेकिन ये खुला हुआ है हमारे दोस्तों के लिए, उनके लिए जिन्होंने कोई भी मदद हमारे दुश्मनों को नहीं की, यानी इजराइल और अमेरिका को नहीं की। तो एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि जर्मनी का और फ्रांस का, जापान के जो जहाज है ना, एक दो उनको यहाँ से क्लियरेंस मिल गई है, और वो जहाज ऑयल और एलपीजी के वो आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ईरान का साफ कहना है कि भाई जो भी देश, आपने देखा ना, ब्रिटेन ने मना कर दिया कि हमारे एयर स्पेस के आसपास मत आना, स्पेन ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया। हालांकि ब्रिटेन ने एक एयरबेस से संचालन की अनुमति दी है, लेकिन जो बाकी देश हैं वो सब मना कर रहे हैं। तो और ब्रिटेन भी अब धीरे धीरे हट रहा है कि नहीं, इस युद्ध में हमें क्या मतलब है। तो ईरान का ये मानना है कि भाई ऐसा है कि अमेरिका और इजराइल को अकेला कर दो, ठीक है, और सबको तेल चाहिए, गैस चाहिए, तो इधर से ही जाना है, और कोई भी नेवी यहाँ पर आके लड़ाई करना बड़ा मुश्किल है किसी भी देश के लिए। इसलिए ये बात हो रही है। भारत ने भी कहा कि कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकल सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित आधिकारिक समय सीमा जो थी
तो उसके एक दिन पहले ही पहले ही जो है ना वो गृह मंत्री ने देश को नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी है, एक दिन पूर्व ही। ठीक है, अब ये पूर्व गृह मंत्री नहीं है, एक दिन पूर्व, यहां पर ध्यान रखना है, पढ़ने में कंफ्यूजन भी हो सकता है कि पूर्व गृह मंत्री, नहीं नहीं, ठीक है, एक दिन पहले नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी। आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2026। ठीक है, तो अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने एक घोषणा कर दी है संसद में कि भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, और 30 मार्च को उन्होंने ये लोकसभा में ये ऐतिहासिक भाषण के दौरान ऐलान किया। सरकार ने ये तय किया हुआ था कि 31 मार्च तक भारत जो है ना वो नक्सल से प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, और एक दिन पहले ही ये ऐलान हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो रेड कॉरिडोर के नाम से पहचाना जाता था ना, जो रेड कॉरिडोर के नाम से पहचाना जाता था पूरा इलाका, जैसे कि आप देखिए कि इधर से चलिए, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये रेड कॉरिडोर माने जाते थे कि यहाँ नक्सलवाद है। अब यहाँ से एक तरह से सफाया हो चुका है, और उनका कहना है कि एक आध ही जिले हैं और कुछ ही थाने हैं, और वहीं पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना नक्सलवाद का भी है, तो वो भी अब एक दो दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। 2024 से 2026 तक 760 नक्सली मारे जा चुके हैं, और 4800 के आसपास जो है ना उन सब ने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अगर इस वीडियो को जल्दी समाप्त करते हैं, आपको बताऊं कि नक्सलवाद का अगर इतिहास देखेंगे तो वो एक जटिल, भारत का मतलब एक आंतरिक सुरक्षा के लिए जटिल अध्याय की तरह था। इसकी शुरुआत हुई थी एक किसान विद्रोह से, जो कि बड़े सशस्त्र उग्रवाद के रूप में बदल गया था। नक्सलवादी विद्रोह कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, इस तरफ के हिस्से में, तो वहां पर नक्सलबारी नाम का एक गांव है। तो वहां पर स्थानीय जमींदार के द्वारा किसानों का शोषण होता था, और लोग जो है वहां के वो भूमि सुधार कानूनों की डिमांड करे तो उसको लागू करे, तो वो सब विफल हो गया था। तो इसी की वजह से क्या हुआ, वहां पर 1967 में पुलिस की गोलीबारी हुई, और करीब 11 ग्रामीण वगैरह उन सब की मौत हो गई थी। और इसी का जो विद्रोह भड़का, फिर जो लोगों ने हथियार उठा लिए, उसी को नक्सलवाद कहा गया। ठीक है, नक्सलवाड़ी एक गांव है, वहां से जो निकला वो नक्सल जो शब्द है, वो भारत के पूरे रेड कॉरिडोर एक तरह से कहा गया, वो हो गया। इसका जो वैचारिक आधार था ना, वो माओ से तुंग से रिलेटेड था, जो चीन के थे माओ से तुंग, उनकी विचारधारा से ये प्रेरित था, और इनका यही मानना था कि, और नारा भी था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन जो शांति है, जो विकास है, और सरकार के इस अभियान के दौरान देख रहे हैं कि जो नक्सलवाद था वो काफी कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अगर आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।